मैं तुमसे एक अहम बात करना चाहता हूँ। सरदार खान ने संजीदगी से रहमत अली की जानिब देखते हुए कहा, लेकिन इस शर्त पर कि तुम इसका तज़किरा किसी और से नहीं करोगे, मैडम से भी नहीं करूँगा, वादा रहा। मेरा ख्याल है कि नाज़ो की मौत में थोड़ा बहुत हाथ मैडम का भी है। मैं समझा नहीं। रहमत अली ने चौंकने की कोशिश की, लेकिन उसका सर इस वक्त बुरी तरह चकरा रहा था। कुछ दिनों पहले मैडम को ऊपर से नाज़ो के सिलसिले में कोई अहम हिदायत मिली थी। ऊपर से रहमत अली ने बदस्तूर अपना सर सीट की पुश्त से टिकाए टिकाए दरियाफ्त किया। मैडम उससे अपने किसी नादीदा मगर ख़तरनाक दुश्मन का जिक्र कर चुकी थी, लेकिन अब वो सरदार खान की ज़ुबानी में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था। ऊपर से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा अंदाज़ा है कि मैडम के कारोबार के पीछे पर्दा किसी दूसरी शख्सियत का भी हाथ है। हो सकता है कि बरलास इंटरप्राइजेज़ को वही फाइनेंस कर रहा हो और मैडम उसके एहसान के बोझ तले दबी हुई हों। और सरदार खान ने एक लम्हे के तामुल के बाद कहा, वो उस शख्स के इशारों पर नाचने पर मजबूर हों। तुम्हें इन बातों का अंदाज़ा किस तरह हुआ? रहमत अली ने दलील पेश की। अगर मैडम का हाथ नाज़ो की मौत में किसी ज़ाविये से शामिल है, तो फिर उसने नाज़ो की सिफारिश पर मुझे मुलाजमत क्यों दी? मुमकिन है उस वक़्त हालात की नोयत कुछ और हो। सरदार खान ने माने ख़ेज़ अंदाज से उसे देखा, जो नशिस्त की पुश्तगाह से टेक लगाए गनूदगी की हालत से दो चार था। क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैडम किस किरदार की मालिक हैं? मैं समझा नहीं। उसने खुद पर काबू पाने की कोशिश की। उसे अपना जहन कहीं और गहराइयों में डूबता महसूस हो रहा था। बार बार शदीद नींद के एहसास की वजह से जमाइयाँ आ रही थीं। अब यारों से क्या पर्दा? अमले के बेशतर मुलाजमों का वही ख्याल है जो मेरा है। वो क्या? यही कि मैडम आज तक किसी से इतनी फ्री नहीं हुई जितनी तुमसे हो गई है। उस रोज़ मोनिका कह रही थी कि तुम कमरे के बाहर सुरख बत्ती के रोशन होने के बावजूद ऐसे मौके पर दंदनाते हुए उसके दफ्तर में चले गए थे, जबकि वो सेठ जवाहिर वाला के साथ अहम कारोबारी बातें कर रही थी। इससे बेशतर कभी जवाहिर वाला की मौजूदगी में किसी परिंदे को भी वहाँ पर मारने की इजाज़त नहीं है। रहमत अली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होंठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट उभरी। फिर उसने सरदार खान से कहा, क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो? खैरियत? मैं इस वक्त नींद के शदीद झकोले महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, वापस चलते हैं, सरदार खान लहरा कर बोला। मैडम मुझे तुम्हारी दोस्ती से ज़्यादा अजीज़ नहीं है। उसका काम बाद में भी हो जाएगा। दरअसल मुझे जिस पार्टी से मिलना है वो हॉक्स बे की हिट में मुकीम है। उसका क़याम अभी 2 दिन और रहेगा। फिर सरदार खान ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अगर उसने फ़ौरन ही ब्रेक का बरवक़्त इस्तेमाल न किया होता तो शायद उसकी गाड़ी पुश्त से आने वाली कार से टकरा जाती। दोनों गाड़ियाँ रुक गई थीं। फिर दूसरी गाड़ी से एक दराज कद शख्स नमूदार होकर तेज़ी से सरदार की तरफ आया। उसका दूसरा साथी, जो उसके मुकाबले में खासा पिस्ता कद वाक़ हुआ था, बदस्तूर गाड़ी की बैक सीट पर बैठा सिगार का धुआं उड़ा रहा था। उसके जिस्म पर 3 पीस का कीमती सूट नजर आ रहा था। गनूदगी के बावजूद उसे देखकर रहमत अली को इस बात का शुबा हुआ कि वह उसे कहीं देख चुका है। उसका दराज कद साथी भी शक्ल से आशना ही लग रहा था। अंधे बनकर गाड़ी चलाते हो? दराज कद आदमी ने करीब आकर सरदार खान से कहा। उसका लहजा खुशगवार नहीं था। नए नए दौलतिये लगते हो। सरदार खान ने लापरवाही से जवाब दिया, जाओ अपना रास्ता लो। एक तो गलती करते और ऊपर से गुर्राते भी हो। दराज का आदमी के तेवर ख़तरनाक हो गए। क्या झगड़ा बढ़ाने का इरादा है? तुम बताओ, तुम्हारा क्या मंशा है? उसके जहन में सरदार खान की सरसराती हुई आवाज़ गूंजी, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और अगर मैं इनकार कर दूं तो तुम क्या करोगे? सरदार खान के लहजे में चैलेंज था। इनकार की सूरत में काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, दराज कद वाले ने बिफरे हुए लहजे में कहा। फिर इसके साथ ही उसने बड़ी फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर भी निकाल लिया था। रहमत अली ने सरदार की मदद करने की खातिर जुम्बश करने की कोशिश की, लेकिन जहन के साथ साथ उसका जिस्म भी शल होकर रह गया था। चाहने के बावजूद वो अपना ऑटोमेटिक नहीं निकाल सका। उसका सारा जिस्म जैसे मफलूज हो गया था और वो बड़ी कोशिश से नींद के खुमार को जहन से झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। रिवॉल्वर के बल पर किसी को ललकारना मर्दानगी नहीं कहलाती। सरदार खान की गुर्राहट उसके जहन से टकराई। ज़िंदगी चाहती हो तो शराफत से नीचे आ जाओ। दराज कद आदमी ने सरदार खान को ललकारा था। बात बढ़ाने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्त, सरदार खान ने कहा। इस वक्त रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में है और हम बेबस हैं। हो सकता है कल सूरत हाल इसके बरक्स हो। सरदार खान ने दरवाज़ा खोलने में बड़ी फुर्ती से काम लिया।
शायद वो इस तरह दरवाजे के एक अचानक झटके से रिवॉल्वर का रुख एक लम्हे को मोड़ना चाहता था, लेकिन नतीजा इसके बरक्स साबित हुआ। सरदार खान अपनी ही झोंक में अपना तवाज़न बरकरार न रख सका। उसके गैर मतवाज़न होते ही दराज कद वाले शख्स का रिवॉल्वर वाला हाथ पूरी शिद्दत से लहरा गया। सरदार खान के कराहने की आवाज़ उसके जहन से टकराई थी। फिर उसने खुद को जुम्बश देने की खातिर एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसी लम्हे पुश्त से कोई ठोस शय उसकी कनपटी से पूरी कुव्वत के साथ टकराई और उसका जहन तारीकी के घुप अंधेरों में डूबता चला गया। और अब उसे जहन के बेदार होने के साथ साथ एक एक बात याद आ रही थी। रहमत अली ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, फिर तेज़ी से उठ बैठा। वो इस वक्त एक ऐसे कमरे में मौजूद था जिसमें नक्काशी का सिर्फ एक दरवाज़ा था और वो भी बाहर से बंद था। छत के करीब एक ही रोशनदान था जिससे रोशनी अंदर आ रही थी। फिर उसने सरदार खान को देखा जो इसी कमरे में एक कोने में आड़ा तिरछा बेसुध पड़ा था। रहमत अली ने बड़ी फुर्ती से अपनी जेबें टटोली, लेकिन वो पहले ही खाली की जा चुकी थी। वो शायद किसी दुश्मन की कैद में था। उसके जहन में ये ख्याल बड़ी सूरत से उभरा। फिर वो तेज़ी से सरदार खान के करीब गया, बेहोशी के आलम से जो दो चार पड़ा था। कमरे में पानी के सेलन की नाखुशगवार बू फैली हुई थी। उसने सरदार खान को आहिस्ता से हिला जुला कर देखा तो उसका कलेजा धक से रह गया। सरदार खान मर चुका था। उसका जिस्म अकड़ा हुआ था और मुंह से झाग निकल रहा था। जहरीला कैप्सूल। रहमत अली के जहन में धमाका हुआ। उसी कैप्सूल की बदौलत रमज़ान ने ज़िंदगी से नाता तोड़ा था। पहले नाजो ने खुद को मौत के हवाले किया और अब सरदार खान। उसका जहन तेज़ी से जाग रहा था। उसे यकीन था कि वह खुफिया तंजीम के नहीं किसी और दुश्मन के जाल में फंस गया है। सिगरेट के हर कश के साथ साथ उसके जहन पर गनूदगी बढ़ती गई थी। हो सकता है सरदार खान ने किसी ख़ास वजह से वो सिगरेट उसे पेश किया हो, मगर अब तो वो खुद मौत की गहरी नींद सो रहा था। वो लोग कौन थे जिन्होंने सरदार खान को ख़रीदने की कोशिश की थी और फिर इस गरीब को अपना मकसद हासिल होने के बाद रास्ते से कांटे की तरह निकाल दिया गया? वो आखिर रहमत अली से क्या चाहते थे? क्या तंजीम को किसी तरह इल्म हो गया था कि उसने नाजो की मौत का इंतकाम लेने की ठान ली थी? मैडम बरलास ने उससे फ़ोन करने के बाद कहा था कि कोई आदमी उसकी हिट लिस्ट पर आ चुका है। वो कौन था? सरदार खान या वो खुद? लेकिन कैप्सूल का सबब ही अगर सरदार खान की मौत का बाइस बना था तो फिर उसके ख़यालात की नफ़ी होती थी। कुछ सोचकर उसने सरदार खान की तमाम जेबों की तलाशी ले डाली, लेकिन सारी जेबें खाली ही मिली थीं। रहमत अली के जहन में मैडम की शख्सियत भी मशकूक रही थी। मुमकिन है सरदार खान को उसके अगवा के लिए मैडम ही ने ट्रैप किया हो और फिर बाद में वो बेचारा तंजीम के हाथों मारा गया। पहले उसने हॉक्स बे रोड पर रोनुमा होने वाले हादसे को हकीकत तस्वुर किया था, लेकिन अब उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ था वो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ था। दुनिया में दौलत ही वो सबसे बड़ी ताकत है जो हर शय को ख़रीद सकती है। फिर सरदार खान का किसी लंबी ऑफ़र पर बिक जाना कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी जिसके इम्कानात पर गौर न किया जा सकता। रहमत अली के जहन में मैडम बरलास, सरदार खान और खुफिया तंजीम का तकून बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहा था। उसे यकीन था कि उसके अगवा में इन तीनों में से किसी एक का हाथ ज़रूर था, लेकिन वो कौन सा हाथ था? सरदार खान को उसकी कामयाबी के बाद मौत के घाट क्यों उतार दिया गया? उसके अगवा का सबब क्या था? जिन लोगों ने भी उसे अगवा किया था वो इससे क्या चाहते थे? अभी रहमत अली का जहन किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने के सिलसिले में कलाबाजियां खा रहा था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर एक शख्स जिसने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा था खाने की ट्रे हाथ में उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसकी हिफाजत के लिए 2 गनमैन भी थे। दरवाजे के करीब रुक गया। उन दोनों के चेहरे पर भी मास्क की झिल्ली साफ नजर आ रही थी। ट्रे लाने वाले शख्स ने खाना ज़मीन पर रख दिया, इसलिए कि इस कमरे में फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर वो आगे बढ़ा और उसने सरदार खान के मुर्दा जिस्म को इस तरह उठाकर कंधे पर डाला जैसे अब वो कोई हकीकत नहीं रखता। सरदार खान की लाश उठाकर वो वापसी के लिए दरवाजे से पलटा ही था कि रहमत अली ने पूछा, तुम लोग कौन हो? खादिम। उसका जवाब मुख्तसर था, मुझे किस मकसद के लिए अगवा किया गया है हमें नहीं मालूम। तुम्हें ये खाना लेकर मेरे पास किसने भेजा है? हम फजूल बातों का जवाब नहीं देते। ऊपर से यही अहकाम जारी हुए हैं कि अपने काम से काम रखा जाए। तुम ये खाना भी ले जा सकते हो, मुझे भूख नहीं लगी।
रहमत अली ने ट्रे की सिमत देखा जिसके अंदर किसी बेहतरीन किस्म के लंच बॉक्स में खाना मौजूद था। वो तमाम अशिया नहायत सलीके से रखी हुई थी। हम 2 घंटे बाद दोबारा आएंगे। ट्रे वापस ले जाने की खातिर उसने किसी रोबोट जैसे अंदाज में जवाब दिया, फिर लाश को कंधे पर लिए बाहर निकल गया। दोनों गनमैन भी इसके जाते ही निकल गए। फिर दरवाज़ा बंद होने और किफल लगने की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। रहमत अली ने खाने की ट्रे के करीब जाकर उसे गौर से देखा। उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि जब वो दुश्मन की कैद में फंस चुका था और चूहेदान से बाहर नहीं निकल सकता, फिर इसे आला किस्म का लंच बॉक्स क्यों फराहम किया गया। उसे वहाँ किस मकसद से लाए थे, क्या चाहते थे? क्या वो उसे भी अपने किसी ख़तरनाक ग्रोह का आला कार बनाने के ख्वाह थे? वो किस ग्रोह, किस किस्म का ग्रोह था? सरदार खान बड़े काम का आदमी था, फिर उसकी मौत किस खतरे की खातिर वाक़ई हुई थी? रहमत अली ट्रे के करीब बैठा हालात पर गौर कर ही रहा था कि कमरे में एक खनखनाती हुई आवाज़ उभरी। खाना एक नेमत है रहमत अली, और खाने से मुंह फेरना कुफरान नेमत। रहमत अली उछल कर खड़ा हो गया। उसने अपने अतराफ़ का जायज़ा लिया। वहाँ उसके सिवा को दूसरा आदमी नहीं था, जिसका मतलब यही था कि उसे कमरे में लगे हुए किसी खुफिया कैमरे या माइक पर मुखातिब किया गया था। आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। उसने एक लम्हे की खामोशी के बाद खुद पर काबू पाते हुए कहा, तुम कौन हो? मुझे अपना दोस्त ही समझो। दुश्मन होता तो इस तरह बेहतरीन लंच से तुम्हारी तवाज़ो कभी न की जाती। मुझे यहाँ किस मकसद के तहत लाया गया है? रहमत अली ने ठोस लहजे में दरियाफ्त किया। तुम्हें यह भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। फ़िलहाल खाना खा लो। हो सकता है इस खाने में हमाकत की बात सोच रहे हो। दूसरी तरफ से जवाब मिला, अगर तुम्हारी मौत ही हमें मकसूद होती तो इतना बिखेड़ा खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें रास्ते में या फिर बेहोशी की हालत में ख़त्म करके किसी भी सुनसान और वीरान सड़क के किनारे किसी कचरे की बोरी की तरह फेंका जा सकता था। क्या तुम्हारा ताल्लुक़ उस खुफिया तंजीम से है जिसने राजू और नाजो को मरने पर मजबूर किया था? हाँ, मैं तुम्हारे सवाल की तरदीद नहीं करूँगा। आईसी रहमत अली अपने आसाब को काबू करते हुए बोला, गोया तुम मुझे भी अपने साथ शामिल करना चाहते हो। तुम ताकतवर और ठोस इरादों के मालिक होने के साथ साथ ज़हीन भी हो। कमरे में उसकी आवाज़ गूंजी। सरदार खान और शहबाज ने जिन खतूत पर तुम्हारी ट्रेनिंग की है, हमें ऐसे ही हुनरमंद और निडर आदमियों की ज़रूरत होती है। सरदार खान को किस लिए हलाक किया गया? सिर्फ इसलिए कि इसकी असलियत तुम्हारी मैडम की निगाहों में आ गई थी, लेकिन उसे हमने नहीं मारा। इसने खुद ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था। अगर ज़िंदा रहता तो तुम्हारे हाथों भी मारा जा सकता था। वो क्यों? रहमत अली ने हैरत से पूछा। फ़िलहाल सिर्फ इतना जान लो कि जो काम नाजो को सौंपा गया था उसमें सरदार खान भी शरीक था और उसकी असलियत मैडम पर भी बेनकाब हो चुकी थी। ओह, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे गुर्गे मैडम के दफ्तर में भी मौजूद हैं। तुम्हारा अपने मुतल्लिक क्या ख्याल है? मैं? रहमत अली ने सपाट लहजे में कहा, तुम्हें यह खुशफहमी किस तरह हो गई कि मैं तुम्हारी तंजीम में शामिल हो जाऊंगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। वैसे हमारे ग्रोह में शामिल होने से तुम इनकार नहीं कर सकोगे। खुश्क लहजे में जवाब मिला, हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि तुम मजबूर हो जाओगे। मुझे यहाँ कैद रख कर? नहीं, हम इस किस्म की गिरी हुई हरकत नहीं करते। तुम राज़ी खुशी हमारे पास आने पर मजबूर हो जाओगे। कोई ख़ास तरीका? इसकी वजाहत कबल अज़ वक़्त होगी। क्या ये हकीकत है कि मैडम बरलास तुम्हारी असलियत से वाकिफ़ नहीं है? इस किस्म की बातों का जवाब देना मेरे असूल के ख़िलाफ़ है, लेकिन तुमसे मैडम ने जो कहा है वो गलत भी नहीं है। दोस्ताना अंदाज में कहा गया। हम एक दूसरे से बारहा मिल चुके हैं, लेकिन वो मुझे तंजीम के सरबराह की हैसियत से नहीं जानती। मुझे खुशी हुई, रहमत अली ने कहा, गोया मैं इस वक्त तंजीम के सरबराह से मुखातिब हूँ। ठीक समझे, तुम्हारे जैसे अहम आदमी से सिर्फ मैं ही मुज़ाकरात कर सकता हूँ। मुझे यहाँ कब तक मेहमान रहना होगा? तुम्हारा क्या ख्याल है? शायद उस वक्त तक जब तक मैं तंजीम में शमूलियत का ऐलान न कर दूँ। रहमत अली ने कहा। वह पूरी तरह अपने असाब पर काबू पा चुका था। शमूलियत का इजहार करने के बाद भी तुम इससे गद्दारी के मुर्तकिब हो सकते हो। जवाब मिला, नहीं, हम इस किस्म के ऐलान पर यकीन नहीं रखते, बल्कि ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि मतलूबा आदमी खुशी खुशी हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। गोया तुम मुझे ज़्यादा दिनों तक कैद नहीं रखोगे। हाँ, तुम्हें सिर्फ 24 घंटे बाद आज़ाद कर दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाया गया था। एक सवाल कर सकता हूँ? पूछो। तुमने मैडम को किस तरह काबू किया है? मेरा मतलब है कि वो आसानी से किसी के जेर रहने की आदी नहीं है। सॉरी, मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता। एक अहम बात और। वो क्या? तुम्हारी इस तंजीम का बुनियादी मकसद क्या है?
इंतशार फैलाना। इस बार भी बड़ी साफ गोई से जवाब दिया गया। इंतशार की कैफियत इंतज़ामिया और अफराद की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर लेती है। इसके सैकड़ों और हज़ारों तरीके अख़ज़ किए जाते हैं। हुकूमत की मशीनरी पूरी तरह हरकत में आकर मुश्तबा लोगों की गिरफ़्तारी शुरू कर देती है और इनकी इसी बौखलाहट से हम फ़ायदा उठाते हैं। मैं समझा नहीं। हमारे साथ रहोगे तो रफ्ता रफ्ता सब कुछ समझने लगोगे। फ़िलहाल तुम्हारे लिए सिर्फ यही इशारा काफ़ी है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में फ़ास्ट ड्राइविंग मुमकिन नहीं होती, इसलिए रास्ते का साफ़ होना ज़रूरी है। समझा? रहमत अली ने मानी खेज़ लहजे में कहा। तुम और मैडम मुझे एक ही रास्ते के मुसाफिर लगते हो। किसी हद तक तुम्हारा जवाब दुरुस्त भी है, लेकिन अपना उल्लू सीधा करने की खातिर बेगुनाहों की जान से खेलना शराफत तो नहीं। तुमने अभी तक सिर्फ यही सुना होगा कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। आज कहावत में मोहब्बत और जंग के साथ बिज़नेस का इजाफा भी कर लो। नाजायज़ तिजारत? रहमत अली ने सवाल किया। इतनी जल्दी नहीं माय डियर, पहले तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, इसके बाद तुम ज़ानत से खुद ही बहुत सारी बातें समझ लोगे। अलबत्ता तुम्हारी इत्तला के लिए इतना बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे साथ रहकर माली तौर पर मैडम की मुलाजमत से कहीं ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, और अगर मैं मैडम की मुलाजमत छोड़ने से इनकार कर दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैडम के साथ रहकर तुम हमारे लिए ज़्यादा कारामद साबित हो सकते हो। मुझे तुम्हारे और मैडम के निजी ताल्लुकात का भी इल्म है। मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है कि तुम दूसरों की कमज़ोरियाँ ख़रीद कर उनसे फ़ायदा उठाते हो, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं है। क्यों? क्या तुमने अब तक मैडम की खातिर माकूल गैर कानूनी काम नहीं किए? तुम चूँकि साफ गोई से बात करने के आदी हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी बात की तरदीद नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने पीछे कोई सबूत छोड़ने का रिस्क नहीं लेता। खुशफहमी है तुम्हारी? क्या मतलब? उसने चौंकते हुए पूछा। आज के लिए सिर्फ इतनी गुफ्तगू काफ़ी है। दूसरी जानिब से कहा गया, मेरे वादे के मुताबिक तुम्हें ठीक 24 घंटों के बाद आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके बाद तुम्हें हमारी तंजीम में शमूलियत इख्तियार करने के सिलसिले में सोचने की कुछ मोहलत दी जाएगी, और इसके बाद जो कुछ होगा इसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। फ़िलहाल तुम खाना खा लो। खाली पेट रहोगे तो ज़हनी वर्जिश नहीं कर सकोगे। वेट इज़ ऑल। इसके बाद रहमत अली ने कई सवाल किए, लेकिन दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं मिला था। मैडम बड़ी बेचैनी से अपने ऑफिस में टहल रही थी। उसकी परेशानी की वजह सरदार खान का तर्ज अमल था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके इस कदर एतमाद का आदमी उसके दुश्मन का एजेंट भी हो सकता है। उसने सरदार खान को हिट लिस्ट पर लाने के बाद अपने आदमी को कोड वर्ड में हिदायत की थी कि सरदार खान की गाड़ी के खुफिया हिस्से में रिमोट कंट्रोल प्लास्टिक बम लगा दिया जाए और उसे हर 15 मिनट बाद सरदार खान की हरकत और सकनात की रिपोर्ट मिलती रहे। उसके हुक्म के मुताबिक उसे गुज़श्ता 1 घंटे में 3 कॉल्स मौसूल हुई थी। उसके इल्म में ये बात आ चुकी थी कि सरदार खान रहमत अली की गाड़ी में बैठकर हॉक्स बे की तरफ जा रहा है। उसके लिए ये भी तशवीशनाक था, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने रहमत अली को खुफिया फ़ोन कॉल के फ़ौरन बाद सरदार खान की असलियत से आगाह क्यों नहीं कर दिया। तशवीश की दूसरी वजह यह थी कि बदलते हुए हालात के पेश नज़र उसके जहन के गोशे में एक सवाल ये भी रह कर उभर रहा था कि कहीं सरदार खान और रहमत अली दोनों इस साजिश में शरीक तो नहीं हैं जो उसके दफ्तर के अंदर की जा रही है। लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि रहमत अली को सरदार खान की असलियत का इल्म नहीं। उसे मालूम था कि नाज़ो ने तंजीम के असूल के मुताबिक ही ख़ुदकुशी की थी। अगर रहमत अली उसमें सरदार खान की तरह शरीक ना होता तो उसे नाज़ो की मौत का इतना असर लेना नहीं चाहिए था। सरदार खान के शरीके कार होने की सूरत में भी उसे मैडम के साथ की गई हर किस्म की सख्त और तंजिया बातों से गुरेज करना चाहिए था।